मैंने स्टार्ट किया जो बिजनेस ऐसे ही मजाक मजाक में स्टार्ट हो गया और अभी हम लोग सप्लाई करते हैं यूनिसेफ, WHO, 600 कस्टमर है। शायद इस साल 100 करोड़ भी क्रॉस हो जाएगा। ग्रेट। यू आर ऑल्सो वर्किंग इन एपमा। आप दुनिया के बहुत सारे एग्जीबिशंस में हमेशा जाते रहते हो। सो आपके हिसाब से अभी प्लास्टिक इंडस्ट्री का ट्रेंड कैसा रहेगा? फ्लो मोल्डिंग में अभी 4 लेयर 5 लेयर टेक्नोलॉजी वो आ रहा है। उसमें आप बायोडिग्रेडेबल और रिसाइकल्ड मटेरियल ये भी यूज कर सकते हैं अंदर। प्लास्टिक इंडस्ट्री में आने वाले लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगे? अभी तो बहुत अपॉर्चुनिटीज है, इतना अपॉर्चुनिटी है, कितना चाहिए उतना खेल सकते हैं। सिर्फ चाहिए तो अच्छा टेक्नोलॉजी, अच्छा मशीन्स और सोच समझ के इन्वेस्टमेंट किया तो प्लास्टिक जैसा कुछ काम है ही नहीं। As you are a vice chairman to the Vishweshwar Bank, why many people are failed to get the attention from the bank? उनका प्रपोजल पूरी तरह से पास नहीं हो जाता। बहुत से लोग ऐसे करते हैं कि वो प्रोजेक्ट देना इसलिए दे देते हैं, Just they want finance, that's it. प्रोजेक्ट बनाते समय ठीक से बनाना चाहिए और जो रियल प्रोजेक्ट है वो बनाया तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आता है। एपमा में इन्होंने एक सर्वे किया था, यूएसए में चाइना कितना एक्सपोर्ट करता है, कुछ 4.5 बिलियन इंपोर्ट करते थे वो, और इंडिया टू यूएसए तो वो 40 बिलियन का भी नहीं है। तो अपने को इतना चांस है एक्सपोर्ट करने का। Hello everyone. Today we have a guest from a packaging industry, Mr. Rajendra Mirze. He is a director at Trimurti Plast Containers Private Limited, Pune. He is having decades of experience in polymers. Along with polymers, he also serves as vice chairman to Vishweshwar Cooperative Bank. Mirze sir's journey reflects the spirit of adaptability, long-term vision and dedication. So I welcome मिर्जे सर टू आवर पॉडकास्ट। हम लोग चालू कैसे करें? विल स्टार्ट विथ योर जर्नी, हाउ यू केम इनटू द प्लास्टिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, congratulations for VK Polymer for their 50-year completions. Thank you. And 25 years of As a Reliance leadership. Yes. So my journey is starting in 1985. मैंने स्टार्ट किया जो बिजनेस वो ऐसे ही मजाक मजाक में स्टार्ट हो गया। अच्छा। पॉलीमर बिजनेस वो कैसे हो गया कि 1985 में हमारा प्रिंटिंग प्रेस था डैडी का। तो डैडी का प्रिंटिंग प्रेस में मैं कभी कभी देखता था वो, और कॉलेज के टाइम्स थे तो वहाँ पे स्कूटर वोटर जरा बहुत ये था, नहीं स्कूटर मिलता था चलाने के लिए। तो जो हमारे पास जो सब कस्टमर थे तो कस्टमर भी बहुत अच्छे थे। यानी कौन से थे तो बकौल्फ था, फिलिप्स इंडिया, फिर उसके बाद में एल्प्रो वगैरह सब, यानी अच्छे अच्छे कस्टमर्स थे प्रिंटिंग के लिए। तो क्या होता था, मैं उसका डिस्पैच डिलीवरी देने के लिए जाता था। मैं वो डिलीवरी देने के लिए क्यों जाता था? क्योंकि मेरे को स्कूटर मिलता था यानी डिलीवरी देने के बाद मैं इधर उधर घूम भी सकता था। तो वही हिसाब से मेरा कंपनी के साथ अटैचमेंट हो गया। तो लोनी काड़बर में जो फिलिप्स इंडिया का जो यूनिट था वहाँ पे स्पीकर बनते थे। जो स्पीकर आता है ना, तो स्पीकर के ऊपर एक ब्लैक कलर का कपड़ा रहता है, पेपर रहता है एक, और उसके ऊपर 2 डॉट रहता है। वो डॉट पे एक ऐसा एक वायर रहता है छोटा। तो वो वायर चिपकाने के लिए एक बॉटल यूज होता था। अच्छा। बॉटल यानी उससे सिर्फ एक बूंद डालने का, दूसरी जगह एक बूंद डालने का, और फिर वो वायर लगाने का। तो वो बॉटल आता था स्वीडन से और वो चलता था सिर्फ 1 या 1.5 घंटा। सिर्फ 1 या 1.5 घंटे के बाद वो बॉटल फेंकना है। और वो बॉटल तो इम्पोर्ट होता था स्वीडन से, और मैं जब भी जाता था वहाँ सब दोस्त लोग हो गए थे बेल्ट पे। तो कभी कभी बेल्ट बंद रहता था तो मैंने पूछा कि आज क्यों बंद है? तो वो सब परचेस वाला ये वो सब परेशान रहते थे। तो उन्होंने बोला कि वो बॉटल नहीं आया है। तो बॉटल नहीं आया तो फिर सब बेल्ट बंद है, सब लोग बैठे आराम कर रहे हैं। तो मैंने ऐसे ही बोला कि यार तुम्हारा तो हमेशा ये बेल्ट बंद ही रहता है, तो एक काम करो बॉटल मेरे को दे दो, मैं देखता हूँ अगर कहीं मिलता है क्या, या मैं कर सकता हूँ क्या कुछ। तो उन्होंने बोला कि अरे तुम ये बॉटल आता है बाहर से, ये क्या बना नहीं सकते इधर। तो मैं दिखाओ तो यार मैं बना देखता हूँ। तो मैं ऐसे ही मेरे फ्रेंड्स लोगों के साथ गया था बॉम्बे। तो मुंबई में बॉम्बे टॉकीज कंपाउंड में मैंने सिर्फ सुना था कि यहाँ पे सब लोगों के पास सब टाइप के मशीन्स मिलते हैं, सब टाइप का टेक्नोलॉजी मिलता है। अच्छा। यानी टेक्नोलॉजी बोले तो वहाँ पे सब स्लम टाइप एरिया है, लेकिन जो भी मांगो आप वहाँ पे
मशीनरीज अवेलेबल है, मटेरियल अवेलेबल है, सब अवेलेबल है। तो एक फ्रेंड के साथ गया, उसको दिखाया, अरे ऐसा बॉटल कौन बनाएगा इधर। तो उन्होंने बोला, यार ये तो बहुत इजी है, ये तो कुछ भी नहीं है। उन्होंने बोला, ये मशीन ले लो, ये ऐसा ऐसा मोल्ड बनता है और आप चालू करो। तो वो हिसाब से मैंने वो एक 25,000 की मशीन्स ली। 25,000 ना उस वक्त? हाँ, वो डैडी से 25,000 लिया उधार। उन्होंने बोला कि मेरे को वापस करना है इंटरेस्ट के साथ में। तो उन्होंने बोला ठीक है, वो भी करेंगे, मालूम नहीं था मैं कर सकता हूँ। तो उसके बाद में वो मशीन मैंने पूना में लाया, चालू किया, एक ऑपरेटर भी बॉम्बे से पकड़ के लाया, वो बॉटल बना के मैंने फिलिप्स को दे दिया। तो फिलिप्स का तो उसके बाद में जो काम चालू हो गया है वो कभी बंद ही नहीं पड़ा। तो फिलिप्स ने मेरे को बोला कि अभी एक काम करो, ये एक प्रोडक्ट हो गया, ये दूसरा ले लो, तीसरा ले लो, चौथा ले लो। ऐसे मेरा प्लास्टिक का जर्नी चालू हो गया। फिर उसके बाद में एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसे बाद में मेरा सीरम इंस्टीट्यूट चालू हो गया, क्योंकि लोनी गड़बड़ से आते आते सीरम इंस्टीट्यूट मिलता था। बराबर। तो सीरम इंस्टीट्यूट में ऐसे ही गया, अभी के जैसा नहीं है, आप किसी को भी जाके मिल सकते थे। तो फिर वहाँ पे डायरेक्ट मेरे को डायरेक्टर्स ही मिले, जो डायरेक्टर प्रोक्योरमेंट थे। उन्होंने बोला, यार मेरे हम लोग एक जो घोड़ा है उसका ब्लड निकालते और वो स्टोर करते, तो उसके लिए हम लोग बॉटल वो भी इंपोर्ट करते, यानी ब्लड कलेक्शन बॉटल। तो फिर मैंने बोला ठीक है, चलो वो देखेंगे अपन, अभी ये भी बना सकते हैं अपन। तो ब्लड कलेक्शन बॉटल बनाए। ब्लड कलेक्शन बॉटल बनाने के बाद उनका मेरे को आइस पैक का ऑर्डर मिला, वैक्सीन कैरियर का ऑर्डर मिला। ओह, है ना, ऐसे चालू हो गया ऐसे। तो है ना, वो 85 से 86 तक थोड़ा बहुत एकदम ठंडा था। 87 से जो चालू हो गया वो अभी तक चालू है। और अभी हम लोग सप्लाई कर रहे यूनिसेफ और WHO, और 600 कस्टमर है मेरे, 600 कस्टमर। 600 जो फार्मा में, एग्रो में, फिर उसके बाद में ये फूड में, फूड कंटेनर्स वगैरह उसमें, वैसे हम लोग अभी करते हैं। यानी जो छोटे से इसमें चालू किया था वो आज ऐसा हो गया है। So now you are having, I think currently 3 plants running? 4 plants. 4 plants. 4 plants, more than 100 people are working with me. Oh, great. हाँ। और शायद इस साल 100 करोड़ भी क्रॉस हो जाएगा शायद। Great. It's a good sign. So from 0 to 100 crores, आपने अपने आप में कैसे बदलाव किए, ट्रांसफॉर्मेशन कैसे किया? कि क्योंकि एक मशीन चलाना और नाउ 4 प्लांट चलाना, ये बहुत अलग बात है। सही है। तो उस हिसाब से आपने अपने आप में कैसे बदल किए कि किस हिसाब से आप आगे बढ़ते जाएंगे? नहीं, अभी एक बार तो ये हो गया ना कि अभी जैसे कि अपन प्लास्टिक में ही काम करना है, वैसे मैंने बीच बीच में दूसरा भी काम किया। मैंने प्लास्टिक के सिवा मैंने इलेक्ट्रॉनिक में काम किया, टेलीकॉम में काम किया, टेलीकॉम इंडस्ट्री में भी काम किया, नहीं प्लास्टिक का ही। लेकिन मैंने सोचा कि ये जो आइटम है जो मैं जो बना रहा हूँ, तो वो ज़्यादा कुछ लोग है नहीं, यानी पूना में तो कुछ ज़्यादा लोग थे नहीं। बराबर। क्योंकि इसमें कैसा रहता है, इंजेक्शन मोल्डिंग, ब्लो मोल्डिंग, तो ब्लो मोल्डिंग में ज़्यादा लोग नहीं थे। यानी मैं दूसरा था पूना में। यानी अभी जो आप देख रहे हो तो मेरा नंबर दूसरा है। पहला जो कंपनी था वो बंद हो गया कभी का। तो ब्लो मोल्डिंग में मेरे को अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला, और जैसे जैसे बिजनेस बढ़ते गया और जैसे जैसे मेरा एसोसिएशन के साथ में या एग्जीबिशन के साथ में जैसे मैं टच बढ़ गया, तो वो हिसाब से टेक्नोलॉजी भी नया नया आ गया और मार्जिन भी अच्छा था। तो वो हिसाब से हमने टेक्नोलॉजी में चेंज करके ये किया। यानी अभी भी हम लोग जो काम करते हैं सब, मेरे पास अच्छे मशीन्स है, सब अच्छे हम लोग काम करते हैं। अपना सबसे ज़्यादा रेट रहता है तो भी अपने पास लोग आते हैं, यानी जो भी है वो एक दो बार ये करते हैं जरा ये, लेकिन 100% वो अपने पास ही आता है। एक बार आ गया तो वापस जाता नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजी अच्छा यूज़ करते, क्वालिटी अच्छा है, मशीनरीज अच्छा है,
और जो भी है वो एनवायरनमेंट के हिसाब से भी काम अपन करते हैं। सब जो भी सर्टिफिकेशन चाहिए, जो भी ये है, सब सब अपने पास है। सब आप ये आपके पूरे जर्नी में आपका मेजर इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन क्या था? इंस्पिरेशन बोला तो ऐसा, एक्चुअली मैं अकेला काम नहीं करता हूँ। अभी भी हम लोग, मैं और मेरा वाइफ, हम दोनों काम करते हैं। राइट। यानी मेरा 89 में शादी हो गया, तो शादी होने के दूसरे दिन हम जो ऑफिस में बैठे हैं वो आज तक है। यानी दोनों एक ही ऑफिस में बैठते हैं। राइट। और क्या हो गया, वो ऐसा है कि वो रोज कुछ ना कुछ नया आता ही है। यानी रोज नया नया कुछ ना कुछ डेवलपमेंट आता ही आता है। तो हमने सोचा भी नहीं देखने का है, यानी सब लोग देखते हैं तो भी अपने को देखना पड़ता है। राइट। इंस्पिरेशन लगा, नया नया काम आते हैं तो ये इंस्पिरेशन ही है ना। यानी इंस्पिरेशन बोला तो आप ऐसा बोल रहे कि आप किसको देख के। हाँ, तो ऐसा आपके तो अभी, इंस्पिरेशन कौन था हाँ नहीं, कि देखो अभी हमारा इंस्पिरेशन बोले तो आप जानते हैं नीलकंठ कल्याणी, राइट। वो हमारे इसमें ही आते हैं कास्ट में, और अपने सब प्रोग्राम में रहते हैं वो। यानी सब जो भी प्रोग्राम रहता है, मेरा बैंक का, इसका, सब इसमें रहते थे वो। अभी बाबा है। तो मैं उनके पास जाता था हमेशा, मैं और जो मेरे रिलेटिव है उनके उनके अच्छे रिलेशंस थे, यानी 1-to-1 रिलेशन थे। तो उनके साथ एक 2-3 बार गया, उनका सब काम देखा। यानी पहले इतना इतना छोटा था वो, और इतने बिजी रहते थे, इतना बड़ा हो गया काम अभी। तो उनको देख के ऐसा लगता था कि अपन भी इंडस्ट्री में कुछ बड़ा करे। कर सकते हैं। और उनके साथ भी बात करके, वही जब भी मैं हमेशा जाता था उनके पास, तो वो बात करते थे क्या कर रहा है क्या नहीं। और वही हिसाब से फिर क्या होता है, अगर समझो इतना बड़ा आदमी अपने से बात कर रहा है, अपने को पूछ रहा है और क्या कर रहा है, कुछ लगेगा तो आ जा मेरे पास, यानी मेरे को बोल दे कुछ प्रॉब्लम है तो ये। तो फिर वो हिसाब से वो यही हो गया ना, थोड़ा सा मदद भी हो गया Exactly. उनका। नाउ अबाउट योर कंपनी, तो आप मेरे ख्याल से यू आर कंज्यूमिंग पेट ऑल्सो, एचडीपी ऑल्सो। यस, पेट का इतना नहीं है। हाँ। पेट का बहुत कम कंजम्पशन है। ओके। क्योंकि क्या हो गया, पीईटी में मैं कुछ खास 2-3 लोगों का ही काम करता था। एक तो था पार्ले वाला, फिर दूसरा कारगिल इंडिया, राइट। तो और एक दो छोटे छोटे ये थे, यानी वो जो ये आता है ना अपने फूड में, तो वो लोगों का मिल्क बॉटल वगैरह। ओके। लेकिन उसमें इतना ये नहीं है, और कंपटीशन भी बहुत है। और दूसरा बात कैसा है, ये कि लोगों को समझते नहीं है कि पार्ले के साथ बिजनेस करना या और किसी के साथ, जो एफएमसीजी कंपनी है, बड़ी कंपनी है, उनके साथ बिजनेस उनके साथ थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये पीईटी का बिजनेस करना। तो इसलिए हमने वो थोड़ा सा कम कर दिया। कर ली। अभी सिर्फ हम हमारे प्रोडक्ट बनाते हैं पीईटी में। ओके। और एचडीपी में तो हमारे कम से कम 350-400 प्रोडक्ट है खुद के, ओके। जो हम लोग ऑल ओवर इंडिया और एक्सपोर्ट भी करते हैं। आप इन हाउस डिजाइन करते हैं? इन हाउस नहीं करते डिज़ाइन, बाहर से बना के लेते हैं, लेकिन Okay. कॉन्सेप्ट अपना रहता है। ओके। डिज़ाइन और मोल्ड मेकिंग बाहर से होता है। आप अभी 4 प्लांट्स रन करते हो एंड यू आर सिटिंग इन वन ऑफिस, सो हाउ डू यू मैनेज ऑल दिस एक्टिविटीज? बहुत इजी है ये, कि पहले तो टीम बिल्डिंग तो करना ही चाहिए, यानी क्योंकि एक आदमी तो काम नहीं कर सकता। राइट। अभी मेरे पास जो लोग हैं, यानी जो मैंने स्टार्ट किया था, वो आदमी लास्ट ईयर तक था मेरे साथ में। वो अभी उसका एज वाइज वो निकल गया है वो। लेकिन बाद में जो लोग आए ना, तो है ना, वो उनका वो ये है, क्या बोलते हैं उसको, खासियत। तो वो हमने ये किया कि उसको ये वो परचेस इसने देखना चाहिए, ये सेल्स के लिए अच्छा है, ये मार्केटिंग के लिए अच्छा है। राइट। तो है ना, वो वैसे वैसे हमने लोग चुन के उसको पहले से डेवलप किया। फिर अभी वो क्या हो गया, वो सब एक्सपोर्ट हो गए। यानी ऐसे मैंने टीम बिल्डिंग की है। और दूसरा क्या होता है कि अपना डेली रिपोर्टिंग, जो रिपोर्ट्स आता है अपने पास एमआईएस से सब आता है,
तो वो एमआईएस देख के अपने को समझता है कौन कहाँ पे कितना ये है, कमी है, क्या है। तो आपके पास अच्छा लोग होना भी बहुत बड़ी बात है। तो मेरे पास सब अच्छे लोग हैं और सब पुराने लोग हैं, नए लोग भी है। वो पुराने लोग नए लोगों को सिखाते हैं और निकल जाते हैं फिर बाद में, यानी उनका क्या होता है, इतना साल नहीं काम कर सकते कुछ कुछ बराबर। लोग। अभी जैसे कि मैंने चालू किया था उसको 40 ईयर्स हो गया ना, राइट तो उस वक्त का आदमी अभी क्या एज करेगा जो। राइट। तो ना वो हिसाब से अभी मेरे पास सब अच्छे लोग हैं, सब यंग लोग भी है अभी, जो सब क्वालिटी में इसमें सब अच्छे लोग हैं। आपके ये कंपनी खड़ी करने के पीछे आपके लर्निंग्स क्या क्या है, चैलेंजेस क्या, कुछ चैलेंजेस आए, कैसे आए? चैलेंजेस एक्चुअली सच बोलो तो मेरे को आए ही नहीं ज़्यादा कुछ, क्योंकि ऐसा रहता है, चैलेंजेस रहता है फाइनेंस का एक तो, बराबर है। तो मेरे को फाइनेंस का भी प्रॉब्लम नहीं आया, क्योंकि मेरे पास कंटिन्यूस नया कुछ ना कुछ चलता था। और दूसरी बात, मैंने जो भी नया किया है, जो भी नया टेक्नोलॉजी अडॉप्ट किया, तो उससे मेरा को फ़ायदा ही हो गया। मैंने कभी, मेरे को ऐसा नहीं हुआ कि मैंने ये इसमें नया कोई टेक्नोलॉजी में हाथ डाला और वो मेरे को नहीं मिला, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। So you invested more in new technologies. न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू सॉफ्टवेयर्स, यानी जो भी है। अभी जैसे कि इंडस्ट्री 4.0 है, तो इंडस्ट्री 4.0 में एक्चुअली हम लोग पहले से काम कर रहे हैं, या अभी इंडस्ट्री 4.0 आया है क्या। क्योंकि कैसा रहता है, ये चाहिए ना, आप कितना यूज़ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। यानी आपके पास अगर डेटा रहेगा तो आप आगे काम कर सकते हो। तो वो डेटा के हिसाब से हम लोग पहले से ही काम कर रहे हैं। अभी सिर्फ वो डेटा क्या हो गया, वो मशीन से आता है आपको, राइट। मशीन से आता है तो और थोड़ा सा आसान काम हो गया। तो आपके पूरा इसमें सॉफ्टवेयर सिस्टम्स और ये यस, के ऊपर काम है। सब क्लाउड बेस है, सब क्लाउड बेस पे मेरे पास आता है सब। अगर समझो मैंने रोज़ नहीं देखा तो हफ्ते में एक बार तो मैं देखता हूँ, और का कुछ कम ज़्यादा रहेगा वो हम लोग ये करते हैं। एमआईएस रिपोर्ट में आप अगर देखना है तो व्हाट आर द इम्पोर्टेंट फैक्टर्स? इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है आपने कितना मटेरियल यूज़ किया, उसमें से वेस्टेज कितना हो गया, फिर वो रीयूज़ किया कि नहीं। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वेस्टेज परसेंटेज जो है अपना, यानी ब्लो मोल्डिंग में, हाँ। इंजेक्शन मोल्डिंग में इतना नहीं रहता है, क्योंकि अभी हॉट रनर वगैरह सिस्टम है। राइट। लेकिन ब्लो मोल्डिंग में तो वो देखना ही पड़ता है। हाँ। और वो टाइम टू टाइम यूज़ किया कि नहीं, यानी टाइम टू टाइम अगर आपने यूज़ किया तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आता है। अभी जैसे कि अभी ये बायोडिग्रेडेबल आए हैं ना मटेरियल, तो ये कौन सा मटेरियल किस में मिक्स करने का क्या, वो भी समझना चाहिए, क्योंकि इतना लाइन है तो वो सब लाइन में एक का दूसरे में मिक्स नहीं होना चाहिए। राइट। तो वो भी है, तो वो पर्टिकुलर वो जो सेक्शन है वहाँ का ही यूज़ उसने करना चाहिए, और वो टाइम टू टाइम करना चाहिए। जो क्या होता है कि नाइट शिफ्ट का जो आदमी है उसका प्रोडक्शन फास्ट होता है, वो हिसाब से वो क्या करता है, वही नया मटेरियल यूज़ करता है। तो इसमें जो उसमें से फ्लैशेस वगैरह जो भी आता है वो इमीडिएटली यूज़ होता है उधर। राइट। यानी वेस्टेज कुछ नहीं होता है। राइट। आप बायोडिग्रेडेबल के भी बॉटल्स बना रहे हो? हाँ, अभी बना रहा हूँ। ओके। एंड उसका अभी बायोडिग्रेडेबल बना रहा हूँ, उसके बाद में 4 लेयर 5 लेयर बॉटल बना रहा हूँ। ओके। एंड अभी बायोडिग्रेडेबल का आगे जाके कैसा, कितना स्कोप है? उसके स्कोप ही स्कोप है। क्योंकि अभी जो ईपीआर का चल रहा है, तो ईपीआर में जैसे कि कुछ ऐसा है कि बायोडिग्रेडेबल आपने यूज़ करना चाहिए, Right. बराबर है। और कुछ परसेंटेज है जो रिसाइकल का भी यूज़ करना चाहिए, तो वो मैंडेटरी है, जो रूल्स आ रहे हैं अभी। तो हमने पहले से अभी चालू किया है, यानी सीपीसीबी एमपीसीबी को जो ये जाता है अपना रिकॉर्ड, तो उसमें अपना सब ये है, यानी अभी हमने यूज़ करना चालू किया है, Right. 1-1.5 साल हो गया है। और अभी क्या होता है, थोड़ा सा रॉ मटेरियल मिलने में थोड़ा सा वो मुश्किल होता है, लेकिन हम लोग वो जमा करते हैं यहाँ वहाँ से कुछ जैसे मिलता है और हम लोग करते हैं। राइट। अभी आप अभी यू आर ऑल्सो वर्किंग इन एपमा इन मुंबई, एंड आप दुनिया के बहुत सारे एग्जीबिशंस में हमेशा जाते रहते हो। सो आपके हिसाब से अभी प्लास्टिक इंडस्ट्री का ट्रेंड कैसा रहेगा, या फिर ब्लो मोल्डिंग में स्पेसिफिकली कहा जाए तो किस हिसाब से इंडस्ट्री ग्रो हो रहा है, क्या क्या नए एप्लीकेशंस आ सकते हैं?
अभी देखो एपमा तो मैं तो पहले पूना का था, पहले प्रेसिडेंट। Yes. यानी स्टार्ट हो गया APP. पूना से, एपीपी से, अपना एसोसिएशन से। तो पूना से मैंने आपके अंकल के साथ स्टार्ट किया। मैंने उनके साथ पहले सेक्रेटरी, फिर ट्रेजरर, फिर वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, यानी सब मेरा पोस्ट हो Yes. गया। फिर बाद में एपमा में गया मैं। तो क्या हो गया, ये सब लोगों के साथ जुड़ने से एक फ़ायदा क्या हो गया कि मेरा अच्छा कॉन्टेक्ट हो गया सब इंडस्ट्री में। और अभी जो एपमा में हम लोग काम कर रहे हैं, तो एपमा में अभी बोर्ड मेंबर हूँ मैं, Yes. यानी Right. 9 ईयर्स हो गया अभी वहाँ भी। Yes. तो एपमा में जाने के बाद जो फ़ायदा हो गया, तो वो ये हो गया कि इंडस्ट्री कनेक्ट ज़्यादा हो गया। ज़्यादा हो गया। दूसरी बात, वहाँ पे सब समझते हैं अपने को कि नया टेक्नोलॉजी क्या आ रहा है, क्या नहीं है। क्योंकि वहाँ पे बहुत से ऐसे भी अपॉर्चुनिटीज़ होती है कि बाहर से लोग आते हैं। ऑल इंडिया प्लास्टिक बोले तो सब लोग बाहर के, समझो जर्मनी से आता है कोई ग्रुप, चाइना से आता है, तो पहले एपमा में आता है। Exactly. तो हमको पहले समझता है कि अरे क्या अपने पास आ रहा है, यानी इंडिया में क्या नया आने वाला है, क्या नहीं है। तो इस हिसाब से ब्लो मोल्डिंग में देखा जाए तो ब्लो मोल्डिंग में अभी ये जो मैं बोल रहा हूँ आपको 4 लेयर 5 लेयर टेक्नोलॉजी, वो आ रहा है। यानी उसमें आप बायोडिग्रेडेबल और ये भी यूज़ कर सकते हैं अंदर, Recycled. रिसाइकल्ड मटेरियल। यानी इनसाइड लेयर रिसाइकल का और बाहर का लेयर वर्जिन का, ऐसे Virgin का। यूज़ कर सकते हैं। या अंदर का लेयर जो है वर्जिन Virgin का का। और बाहर का जो है वो वो recycled का। रिसाइकल का, वैसे यूज़ कर सकते हैं। ऐसे बहुत लोगों ने कॉस्मेटिक में या फूड कंटेनर भी अभी यूज़ करना चालू किया है। Okay. हाँ, अभी ग्लोबल ट्रेंड बोले तो अपन बहुत साल से, यानी इतने साल से सोच रहे कि पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ अमेरिका 112 113 किलो, यानी इस साल का मैं बात कर रहा हूँ। लास्ट ईयर Right. कुछ वो 90 केजी था, उससे पहले 63, यानी ऐसा Right. कुछ था। लेकिन अभी देखेंगे तो इंडिया का ट्रेंड जो था ना, वो 6.5 टू अभी 11.5 टू 12% तक गए पर कैपिटा। तो अभी भी इसमें चांसेस है बहुत आगे जाने के लिए। तो उसमें Right. ब्लो मोल्डिंग का बहुत बड़ा ये हो सकता है। ब्लो मोल्डिंग का बोल रहा हूँ मैं, ओवरऑल प्लास्टिक का तो है ही, है। लेकिन ब्लो मोल्डिंग का क्यों बोल रहा हूँ, तो उसमें बड़े कंटेनर्स, ड्रम्स, ये इसमें ज़्यादा ये लगता है, मटेरियल लगता है। Right. तो इस हिसाब से मेरे को लगता है कि उसमें ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है। ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज आएंगी। और जैसे कि अभी मेरे पास एक डेटा आया था एपमा से ही। हाँ। एपमा में इन्होंने एक सर्वे किया था, तो वो सर्वे में क्या हो गया था, वो यूएसए में चाइना कितना एक्सपोर्ट करता है अपने पास HSN कोड के हिसाब से यूएसए में। तो वो जो HSN कोड के हिसाब से जो प्लास्टिक आइटम्स है, वो कुछ 4.5 बिलियन ऐसा उसका ये था, इंपोर्ट करते थे वो। हाँ। और वो जो यहाँ से इंडिया में जाता है, जो चाइना, इंडिया टू यूएसए, USA. तो वो 40 बिलियन का भी नहीं है। तो है ना, अपने को इतना चांस है एक्सपोर्ट का लिए। Due to that tariff change. नहीं, टैरिफ का तो अभी बात आ गया। हाँ। ये अभी एक लास्ट 6 महीने पहले का डेटा है। Okay. उसका एक मैगजीन भी निकाला है, वो अभी तक पब्लिश नहीं हुआ है, वो आ जाएगा। अच्छा। एपमा ने निकाला है। एपमा में निकाला। So according to you, the new opportunities in blow molding are huge. Like in every packaging, the hard packaging will play its role with new 4 layer, 5 layer, 3 देखो layer, ना, 4 अभी layer. सब में प्लास्टिक है ना। फूड कंटेनर देखो, ये पाउचेस देखो, Right. ये सब जो है उसी में, यानी ज़्यादा प्लास्टिक का कंजप्शन वही है ना। So can it be replaced to MLP शायद हो सकता है। due to recyclability? सवाल ही नहीं है, क्योंकि अभी जो रिसाइकल का जो ट्रेंड चल रहा है, रिसाइकल का यूज़ करने का, तो इस हिसाब से देखा जाए तो वो हो सकता है। MLP यस, will be replaced by blow molding. यस, हो सकता है। इट विल टेक सम टाइम, लेकिन हो सकता है। Cost will be different. There will be. What are your views on sustainability and future outlook? सस्टेनेबिलिटी बोले तो अपन जो अभी जो कर रहे हैं, ये EPR या ग्रीन प्लास्टिक, यानी ग्रीन एनर्जी, ये वो तो होना ही चाहिए। जो अभी जो रूल बने हैं नए,
तो अगर अपन ने वो फॉलो किया तो अच्छा ही है सबके लिए। और एपमा के इनिशिएटिव्स क्या क्या है उस हिसाब से? एपमा के तो बहुत इनिशिएटिव है। एपमा अभी एक जीपीपीएस का एक प्रोग्राम हो गया दिल्ली में, दूसरा हो गया अभी। हाँ राइट, लास्ट जीपीआरएस। ईयर एक हो गया, तो ये ईयर तो उन्होंने सब ये जो वेस्ट कलेक्ट करने वाले जो लोग हैं तो उनसे कोऑर्डिनेट करके उसमें से क्या बना सकते हैं, यानी जो रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल हो जो मैन्युफैक्चरर को। जैसे कि अभी जो हम लोग बनाते हैं तो हमको ये मटेरियल मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, तो वो वाले लोगों को उन्होंने जमा करके उनके साथ में सोर्स उनको दे के ये सब नया मटेरियल का चालू किया है। वैसे तो रिलायंस वगैरह भी कर रहे हैं अभी, यस। लेकिन ये लोगों के भी उसमें बहुत बड़ा ये है, यानी ज़्यादा मटेरियल उनसे भी मिल सकता है, क्योंकि ये सब जो कलेक्ट करने कलेक्टर्स है तो वो उनसे ज़्यादा मिल सकता है। ओके। एंड नाउ विल कम एज यू आर अ वाइस चेयरमैन टू द विश्वेश्वर बैंक एज द scheduled cooperative bank. So, what are your views? Why many people are failed to get the attention from the bank, और उनका proposal पूरी तरह से पास नहीं हो जाता? क्या प्रॉब्लम्स है उनको क्या लैकिंग रहता है उनके यहाँ पे आपके हिसाब से? अभी कैसे होता है, बैंक बोले तो ये जो फंड्स रहता है वो तो सब लोगों का रहता है फंड्स, राइट तो वो अच्छी तरह यूटिलाइज हो ये अपना जिम्मेदारी रहता है। राइट। तो इस हिसाब से जब ये प्रपोजल आता है तो हम लोग क्या देखते हैं उसमें कि ये इस लाइन में कितने साल काम कर रहा है, ओके। उसका पहले का ट्रेंड क्या है। दूसरी बात, वो जो मशीनरीज यूज़ कर रहा है या टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है वो सही है या नहीं, क्योंकि उसके Okay. लिए भी हमारे पास एक अलग ये रहता है, डिपार्टमेंट रहता है कि जो वो सब स्टडी करता है वो। ओके। फिर उसके बाद में उसने जो भी प्रोजेक्ट दिया है ये, वो प्रोजेक्ट सही में फिजिबल है कि नहीं। ओके। क्योंकि कुछ कुछ क्या करते हैं लोग, बहुत से लोग ऐसे करते हैं कि वो प्रोजेक्ट देना है इसलिए दे देते, और हाँ देना है इसलिए दे देते जस्ट वो। दे वांट फाइनेंस, दैट्स इट। हाँ, और फिर वो उसमें का उनको ये नहीं समझता। फिर बाद में क्या होता है कि आपका सब इंस्टॉलेशन वगैरह सब हो जाता है, फिर आपको वर्किंग कैपिटल का कम पड़ता है। बराबर। तो हम लोग पहले से उसको बोलते हैं कि अरे तुमने यहाँ पे इतना नहीं, थोड़ा सा और ज़्यादा चाहिए तुमको पैसा, क्या, क्योंकि तुम वर्किंग कैपिटल कैसे यूज़ करेगा। समझो तुमको 30 डेज़ का क्रेडिट है मार्केट में, और तुमको ये रिलायंस से कैश लेना है या तुमको 11 दिन के बाद पेमेंट करना है, तो तुम्हारा साइकिल कैसे बैठेगा। तो तुमने इसमें ये काम करना चाहिए, थोड़ा सा और तुमको इसमें ये लगेगा। लेकिन तुम्हारा उतना जो तुम प्रोडक्शन करेगा उसका गारंटी क्या है, यानी उतना प्रोडक्शन होना चाहिए, तो उसके ऊपर होएगा क्या, होगा क्या, तो इन्हें वो सब देखना पड़ता है। इन्हें प्लास्टिक इंडस्ट्री का ही नहीं बोल रहा हूँ मैं, सब इंडस्ट्री में। तो हम लोग सब प्रोजेक्ट वो ये करते हैं, एनालाइज करते हैं। हमारे पास सब एक्सपर्ट्स लोग रहते हैं, राइट। यानी सब अलग अलग डिपार्टमेंट है जो सब इसका पूरा एनालाइज करके बाद में ही हम लोग एक कुछ डिसीजन पे आते हैं कि करना है नहीं करना है। क्योंकि क्या होता है कि बाद में पहले तो थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेंसेस रहता है, और ज़्यादा एक्सपेंसेस करने से वो सब यानी हो जाता है पूरा, उसका फैक्ट्री हो जाता है, बिल्डिंग हो जाता है, सब हो जाता है, लेकिन उसका टर्नओवर ही नहीं रहता है। तो टर्नओवर नहीं होता है तो फिर उसको वर्किंग कैपिटल ही नहीं मिलता है। वर्किंग कैपिटल नहीं मिलता है इसलिए टर्नओवर नहीं होता है, यानी सब ऐसे ये चक्कर में फंस जाता है वो। फिर एक बैंक से दूसरे बैंक जाता है, फिर वहाँ पे फंस जाता है। तो ना प्रोजेक्ट बनाते समय वो उसने ठीक से बनाना चाहिए, और जो रियल प्रोजेक्ट है वो बनाया तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आता है। यानी एंटरप्रेन्योर ने खुद सोच समझ के प्रोजेक्ट रिपोर्ट के ऊपर खुद ध्यान देना चाहिए। यस, तो ही वो आगे चल के ज़्यादा बराबर फायदा रहेगा। और नए स्टार्टअप्स के लिए कैसे रहता है, आप कैसे एनालाइज करते हो कि अगर कोई नया काम चालू करना चाहता है, उसको ये फील्ड में नहीं है लेकिन उसके पास एक कंसेप्ट है, तो उसको किस नज़रिए से देखते हैं आप? ये नए लोगों को भी हम लोग देते हैं, लेकिन मैंने बोला कि ये हमारा ट्रस्ट रहता है ये, राइट। तो इसमें आरबीआई के बहुत रूल्स है।
कि मैंने कितने अमाउंट तक मैंने अनसिक्योर्ड देना है. ओके, तो अमाउंट इतना नहीं रहता कि मैं जो बहुत बड़ा फाइनेंस कर सकूं, बराबर, यानी कुछ 5 लाख 10 लाख का, उससे ज़्यादा नहीं. ज़्यादा नहीं. लेकिन जो अच्छे प्रोजेक्ट रहते हैं, अगर नया भी हो तो उसको हम लोग फाइनेंस कर सकते हैं. ओके, लेकिन उसका पूरा ये चाहिए हमको, यानी उसका, जैसे कि मैंने बोला कि उसका पूरा प्रोजेक्ट कैसा है, क्या है, मार्केट का Right. ये डिमांड क्या है, क्या नहीं है, वो हिसाब से ही चलता है. And what about seek units? Are you मतलब seek unit जो रहता है कि कभी कभार एंटरप्रेनर्स कुछ डिसीजंस गलत हो जाते हैं तो सीक हो जाता है, उसको फाइनेंस उस वक्त लगता है, लेकिन एट दैट टाइम उसे फाइनेंस कोई नहीं देता. हम्म. तो उसे कैसे हैंडल होना चाहिए, उसने क्या करना चाहिए? नहीं, अभी सीक यूनिट हो गया तो उसके पास पहले तो ऑर्डर होना चाहिए कुछ तो भी. Right. यानी कंफर्म ऑर्डर रहेगा तो सीक होने का सवाल ही नहीं आता है. उसको टेम्पररी अपन फाइनेंस कर सकते हैं थोड़ा बहुत, और फिर उसके बाद में, यानी हम लोग ऐसा करते नहीं कि किसी का यूनिट बंद पड़े. राइट, हम लोग तो उल्टा मदद करते हैं उसको कि वो उसमें से कैसे बाहर आए. तो उसका थोड़ा सा कम ज़्यादा करके एडजस्ट करके थोड़ा सा रिस्ट्रक्चर उसको और पुश करते हैं, और थोड़ा फाइनेंस करते हैं और मदद करते हैं उसको. और उसमें से भी नहीं आया बाहर तो फिर ये हो जाता है ना, हाँ. क्योंकि अपने को लिमिटेशन रहता है. बैंक, as a bank you have a big limitations, and it's a cooperative bank, so again it's a public money, सवाल ही नहीं है. तो हम लोग ट्रस्टी so you है. have to be more careful. Right. Okay. और कैसा रहता है, 100 में से एक आध होता है, ऐसे 1-2 रहता है केसेस. ऐसे सब लोग नहीं रहते, सब लोग सोच समझ के ही करते हैं. एक आध एक आधा रहता है केस ऐसे. रहता हो सकता है. ओके, सो एज एंड नोट, आप नए प्लास्टिक इंडस्ट्री में आने वाले लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगे कि क्या करें, उनको किस हिसाब से उन स्टार्ट करें प्लास्टिक इंडस्ट्री? कुछ नहीं, अभी तो बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है. अभी तो इतना है, जैसे कि मैंने बोला ना आपको कि अपना पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ प्लास्टिक 11.5 kg है, और यूएसए का 111-112 किलो है. राइट. तो इतना अपॉर्चुनिटी है, कितना चाहे उतना खेल सकते हैं. 10 साल भी हो गया, 10 साल भी निकलेगा इस पे, राइट. तो भी पूरा नहीं हो सकते. सिर्फ चाहिए तो अच्छा टेक्नोलॉजी, अच्छा मशीन्स, और सोच समझ के इन्वेस्टमेंट किया तो प्लास्टिक जैसा कुछ काम है ही नहीं. So with if you want to come in the plastics, you should first think about good technology. गुड टेक्नोलॉजी, यस, गुड टेक्नोलॉजी, गुड फाइनेंशियल डिसीजन, और ये जो अपना जो टीम है वो कैसे अच्छे लोग उसमें से कलेक्ट करना है आपको, वो देखे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आता है, Problem नहीं नहीं. आना चाहिए. Okay. Yes. Thank you, Mirza sir, यस, for giving us the time. यस, थैंक यू. Thank you very much.